वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 का 2019 का एक पेपर है जिसे हम सोल्व करने वाले हैं। इसमें आज के इस वीडियो में हम 50 एमसीक्यूज जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उनको आज की इस क्लास में हम सोल्व करने वाले हैं। आगामी आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं या फिर 12th बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए आज का जो हमारा वीडियो है, ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न बाजार में किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है किस मार्केट में देखने को मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, एकाधिकारी प्रतियोगिता में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, वस्तु विभेद पाया जाता है। अगर यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पूछा जाए, कीमत विभेद, तो वो कहाँ पे होता है? एकाधिकार बाजार में होता है, मोनोपोली मार्केट में होता है। नेक्स्ट है, सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन है? तो सम सीमांत उपयोगिता नियम की जो अवधारणा है सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? गोसेन के द्वारा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गोसेन का द्वितीय नियम। और बाद में इसकी जो वैज्ञानिक व्याख्या है वो किसके द्वारा की गई थी? मार्शल के द्वारा। तो सबसे पहले ये जो विचार दिए थे वो किसने दिए थे? गोसेन। नेक्स्ट है, वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं? उत्पादन के सारे साधन फैक्टर जो होते हैं वो चेंज कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? लॉन्ग रन, दीर्घकाल कहेंगे। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। और जब उत्पादन का कम से कम एक साधन स्थिर होता है, फिक्स्ड होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अल्पकाल कहेंगे, शॉर्ट रन कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, बाजार मूल्य संबंधित होता है, ठीक है, किसी वस्तु का जो बाजार मूल्य है, मार्केट प्राइस जो है, वो किसके साथ में संबंधित है? अति अल्पकालीन मूल्य से, स्थायी मूल्य से, या सामान्य मूल्य से। ठीक है, तो बाजार मूल्य एक तरह से क्या होता है? किसी वस्तु का सामान्य मूल्य होता है जो मांग और पूर्ति की शक्ति के आधार पर निर्धारित होता है, जहाँ पे मांग और पूर्ति बराबर होती हैं। नेक्स्ट है, निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं? एक उत्पादक या निवेशकर्ता जो है वो निवेश करेगा, तो उसका जो निवेश संबंधी निर्णय है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? पूंजी की सीमांत क्षमता कितनी है, एमईसी कितनी है, ब्याज की दर कितनी है, प्रत्याशित आय की संभावना कितनी है। तो प्रत्याशित आय की संभावना को तो पूंजी की सीमांत क्षमता में ही सम्मिलित कर लिया जाता है। तो पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एमईसी, इन दोनों के आधार पर निवेश जो है वो निर्धारित होता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ हो जाता है, कौन सा वक्र है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, ऐसा वक्र जो पहले तो क्या होता है? बढ़ता है। तो औसत उत्पादन वक्र, एपीपी, एमपीपी, टीपीपी, ये तीनों क्या होते हैं? पहले बढ़ते हैं। लेकिन स्थिर होने का जो काम है वो किसका होता है? कुल उत्पादन वक्र जो है वो स्थिर हो जाता है और उसके बाद में वो घटना प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, जो टीपीपी है, कुल उत्पादन वक्र, क्या होता है? पहले बढ़ता है, फिर अधिकतम जहां हो जाएगा वहां पे स्थिर हो जाएगा और उसके बाद में वो घटना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है, किन्स का गुणक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध को दर्शाता है? ठीक है, गुणक सिद्धांत, गुणक जो है वो एक तरह से क्या बताता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में निवेश में होने वाली वृद्धि से आय में कितनी वृद्धि होती है। ठीक है, निवेश में वृद्धि से आय में कितनी वृद्धि होगी, इसको बताता है मल्टीप्लायर। किन्स का जो मल्टीप्लायर है, किन्स का गुणक है, वो क्या बताता है? किसी अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि से आय में कितनी वृद्धि होगी, मतलब निवेश और आय के बीच में संबंध को दर्शाता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्वेस्टमेंट और इनकम के बीच में रिलेशन को। नेक्स्ट है, व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं कौन सी हैं?
ठीक है। जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो लोगों की जमाओं को स्वीकार करते हैं, तो उसके लिए वो चालू खाता हो गया, सेविंग अकाउंट बचत खाता हो गया, या फिर जो कुछ टाइम फिक्स टाइम पीरियड के लिए जैसे एफडी कराते हैं जिसको हम कहते हैं सावधि जमा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो लोगों की कौन सी जमाएं स्वीकार करते हैं, बचत जमाओं को भी स्वीकार करते हैं, चालू खाते की जो जमाएं हैं उनको भी स्वीकार करते हैं, और जो सावधि जमाएं होती हैं टाइम डिपॉजिट्स उनको भी स्वीकार करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं। किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन मतलब किसी वस्तु की मांग बढ़ेगी या घटेगी, ये किन कारकों के ऊपर निर्भर करता है। तो उपभोक्ता की अगर आय में परिवर्तन हो जाए तो उपभोग वस्तुओं की जो मांग है वो परिवर्तित हो जाएगी। अगर अर्थव्यवस्था में जनसंख्या बढ़ जाए तब भी वस्तुओं की मांग प्रभावित होगी। संबंधित वस्तुओं की कीमतों में अगर परिवर्तन हो जाए तब भी वस्तु की मांग प्रभावित होगी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि से संबंधित क्रिया आती हैं, द्वितीय क्षेत्र जिसमें विनिर्माण निर्माण कार्यों को लिया जाता है, और तृतीय क्षेत्र जिसमें सेवाएं आती हैं, बीमा, व्यापार, बैंकिंग। तो यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र के बारे में पूछा हुआ है। सेकेंडरी सेक्टर में तो किसको लिया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग को, ठीक है, विनिर्माण को। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, ऐसी कौन सी वस्तु हैं जिनकी कीमत कम हो जाए तब भी मांग में वृद्धि नहीं होगी, मतलब मांग के ऊपर कीमत में परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से मांग पे अगर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है तो ऐसी वस्तु कौन सी होगी, नेसेसरी गुड्स होती हैं, अनिवार्य वस्तु होती हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। ठीक है, आर्थिक समस्या एक तरह से क्या बताती हैं, चयन की समस्या, कि अर्थव्यवस्था के पास में संसाधन तो सीमित होते हैं, लोगों की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, तो इन असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित संसाधनों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, किस प्रकार से उनका चयन किया जाए। तो आर्थिक समस्या एक तरह से क्या है, चयन या चुनाव की समस्या हम कह सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, चुनाव की समस्या है। नेक्स्ट है, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर। देखिए, कुल लागत और कुल परिवर्तनशील लागत में जो अंतर होता है वो किसका होता है, स्थिर लागत का होता है, फिक्स्ड कॉस्ट का होता है। और स्थिर लागत क्या होती है, उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ में भी वो स्थिर रहती हैं। इसलिए क्या होगा, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाएगा तो कुल लागत और कुल परिवर्तनशील लागत के बीच में जो अंतर है, किसका अंतर है, स्थिर लागतों का। और स्थिर लागत अगर स्थिर रहती है इसका मतलब क्या हो गया, कुल लागत और कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर क्या होगा, स्थिर रहता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट है, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, मौद्रिक लागतों में क्या आ जाता है, स्पष्ट लागतें आ जाती हैं, व्यक्त लागतें या एक्सप्लिसिट कॉस्ट आती हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट आती हैं, अस्पष्ट लागतें भी आती हैं, सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट भी आता है। तो किसी वस्तु की मौद्रिक लागत में सामान्य लाभ, अव्यक्त लागतें और व्यक्त लागतें, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना में किसको शामिल किया जाएगा, उत्पादन के साधनों को जो भुगतान किया जाता है, भूमि को जैसे लगान, पूंजी को ब्याज, श्रम को मजदूरी और वेतन, और जो साहसी है उसको लाभ मिलता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आय की गणना में लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ, इन सभी को सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है।
ठीक है, किसी वस्तु का जो मूल्य है वो किसके आधार पर निर्धारित होगा, मांग और पूर्ति के आधार पर। जहां पे मांग और पूर्ति बराबर हो जाएगी तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, किसी वस्तु की जो प्राइस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डिमांड और सप्लाई दोनों के ऊपर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, किसी एक व्यक्ति या संस्था के द्वारा चुकाया जाता है लेकिन उसका जो बर्डन है, भार है, वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, हस्तांतरित कर देते हैं। तो यहाँ पे उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, बिक्री कर, सेल टैक्स, ये सारे क्या हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है, अप्रत्यक्ष करों के उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस बाजार में एआर बराबर एमआर होता है, औसत आगम और सीमांत आगम किस बाजार में बराबर होती हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में अगर हम देखें तो किसी वस्तु की कीमत, जिसको हम एआर भी कह सकते हैं, और एमआर जो सीमांत आगम है, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो औसत आगम और सीमांत आगम किस बाजार में बराबर होते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। नेक्स्ट है, बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई। भारत में अगर हम देखें तो बैंकिंग लोकपाल जो है वो लागू हुआ था 2006 में, लेकिन इसकी जो घोषणा है सर्वप्रथम कब की गई थी, 1995 में, 1995। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव। देखिए, स्थिर लागत तो क्या होती है, उत्पादन की मात्रा घटे या बढ़े। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने से स्थिर लागतों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी। परिवर्तन किसमें होगा, परिवर्तनशील लागतों के ऊपर। इसलिए हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का जो प्रभाव है केवल वो परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है। नेक्स्ट है, एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है। ठीक है, एकाधिकार बाजार का मतलब क्या हो गया, जिस बाजार में क्या होता है, किसी वस्तु का केवल एक ही उत्पादक होता है। ठीक है, जब बाजार में किसी वस्तु का केवल एक ही उत्पादक होता है, एक ही सेलर होता है, एक ही विक्रेता हम कह सकते हैं, तो इसी बाजार संरचना को क्या कहा जाता है, एकाधिकार बाजार कहा जाता है। तो एकाधिकार बाजार एक तरह से क्या है, मार्केट का हम टाइप कह सकते हैं, नेचर ऑफ मार्केट कह सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा इनमें, ऑप्शन सी। ठीक है, एकाधिकार बाजार एक तरह से क्या है, बाजार की एक प्रवृत्ति है, जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है, अल्पाधिकार बाजार होता है, एकाधिकारी प्रतियोगिता होती है, उसी तरीके से एकाधिकार भी क्या है, बाजार का एक प्रकार है। नेक्स्ट है, पूर्ति के नियम को कौन सा फलन प्रदर्शित करता है। पूर्ति का नियम क्या बताता है, किसी वस्तु की पूर्ति मात्रा और कीमत के बीच में संबंध को, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं सप्लाई जो है वो किसका फंक्शन है, प्राइस का, कीमत का। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चालू खाते की निम्नलिखित में से कौन सी मदें हैं। देखिए, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है उसके दो खाते होते हैं, एक तो करंट अकाउंट होता है, चालू खाता, और दूसरा होता है पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। चालू खाते में क्या आ जाता है, दृश्य मदों का आयात आ जाता है। ठीक है, दृश्य मद मतलब वस्तुओं का। फिर दृश्य मदों का निर्यात है वो भी लिया जाता है, जो टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, उनके खर्चों को भी लिया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष कर हैं, आयकर और उपहार कर दे रखे हैं, तो ये दोनों एक तरह से क्या हैं, प्रत्यक्ष कर हैं। इनकम टैक्स और गिफ्ट टैक्स, ये दोनों किसके प्रकार हैं, प्रत्यक्ष करों के, डायरेक्ट टैक्स के। नेक्स्ट है, वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं, जो बार्टर सिस्टम है उसके कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली एक सरल प्रणाली हम कह सकते हैं, इससे आपसी सहयोग में वृद्धि होती है, आर्थिक असमानता नहीं होती हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है एटीएम का पूरा नाम, बिल्कुल सिंपल सा है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, ठीक है, ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? ठीक है, केंद्रीय बैंक द्वारा एक तरह से जो करेंसी है, नोट, सिक्के, सिक्के में नहीं, सिक्के जैसे कि 1 रुपए से जो बड़े नोट होते हैं, ठीक है, वो सब कौन जारी करता है? केंद्रीय बैंक। तो हम कह सकते हैं कि जो चलन मुद्रा होती हैं, ठीक है, उसको वो जारी करता है, करेंसी नोट जो होते हैं उसको कौन जारी करता है? केंद्रीय बैंक। नेक्स्ट है गिसावट व्यय किसमें सम्मिलित होता है? ठीक है, जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर होता है, गिसावट व्यय, उसको हम किस में सम्मिलित कर रहे हैं? तो जिसके आगे लिखा होता है सकल जी, ठीक है, सकल या जी लिखा होता है उसमें क्या होता है? गिसावट शामिल होता है। और जो हमारी राष्ट्रीय आय की अवधारणा है वो कहाँ से प्रारंभ हो रही है? एन से, नेट से, या जिसको हिंदी में हम कहते हैं शुद्ध। तो शुद्ध का मतलब क्या हो गया? गिसावट व्यय को हमने हटा दिया है। और जी ग्रोस का मतलब क्या होता है? सकल। सकल का मतलब जिसमें मूल्यह्रास सम्मिलित होता है। तो गिसावट व्यय या मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन किस में शामिल होगा? जीएनपी मार्केट प्राइस में, ठीक है, क्योंकि इसके आगे लिखा हुआ है जी, ग्रोस लिखा हुआ है। ग्रोस का मतलब क्या होता है? सकल का मतलब जिसमें गिसावट शामिल है, डिप्रिसिएशन को इंक्लूड कर रखा है हमने। नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं? संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो क्रियाएं हैं उसका अध्ययन किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था में रोजगार के जो अवसर हैं उसका संबंध किससे है? समष्टि अर्थशास्त्र है। स्कूटर की मांग की लोच की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये किस में आ जाएगा? आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र में। वस्तुओं की जो पूर्ति का नियम है, मांग का नियम है, ये किस में आता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। किसी वस्तु की कीमत का जो निर्धारण है वो भी व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। तो यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाएगा? संपूर्ण अर्थव्यवस्था में रोजगार का अवसर कितने हैं। नेक्स्ट देखिए, स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ठीक है, स्ट्रोक क्या होता है? जिस मात्रा को हम क्या कर सकते हैं? समय के एक निश्चित बिंदु पर माप सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम पर जिनको हम मेजर कर सकते हैं। इसमें धन भी आता है, मुद्रा की मात्रा भी आ जाएगी, किसी गोदाम में जो गेहूं रखे गए हैं, ये सब किसको दर्शाते हैं? स्टॉक को। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सीमांत उपयोगिता हास नियम के प्रतिपादक। सीमांत उपयोगिता हास नियम जो किसके द्वारा दिया गया है? गोसेन के द्वारा से। सबसे पहले गोसेन ने दिया था और बाद में इसकी व्याख्या किसने की थी? मार्शल ने। नेक्स्ट है साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? ठीक है, साख नियंत्रण का उद्देश्य क्या होता है? अर्थव्यवस्था में कीमतों में स्थिरता लाना, उत्पादन बढ़ाना, रोजगार में वृद्धि करना, जो विदेशी विनिमय दर है उसको स्थिर बनाए रखना। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण हैं? ठीक है, पूर्ति में कमी कब हो सकती है? जब फर्मों की संख्या कम हो जाए तब हो सकती है। उत्पादन लागत अगर बढ़ेगी तो भी क्या होगा? वस्तु की जो पूर्ति है वो कम हो जाएगी। स्थानापन्न वस्तु की कीमतों में अगर वृद्धि होती है तब भी क्या होगा? पूर्ति कम हो जाएगी। तो कारण क्या हो गया यहाँ पे आपका? ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? अभी आया था पहले कि जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसमें वस्तु की कीमत, जिसको हम एआर कह सकते हैं, और एमआर, ये दोनों बराबर भी होते हैं और स्थिर भी होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, किन्स की अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को किस नाम से पुकारा जाता है? ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में न्यून मांग होती है मतलब एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से कम होती हैं, तो इस स्थिति को हम एक तरह से क्या कह सकते हैं कि जो समग्र मांग है वो समग्र पूर्ति की तुलना में कम है। तो इस दशा को हम एक तरह से कहते हैं अविस्फीतिक अंतराल कहते हैं, या अर्थव्यवस्था में अपूर्ण रोजगार संतुलन हम कह सकते हैं। ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट है एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होता है? अर्थव्यवस्था में 3 भाग है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। ऑप्शन आपका डी।
नेक्स्ट है अविस्फीतिक अंतराल की दशाएं। ठीक है, डिफ्लेशनरी गैप। अविस्फीतिक अंतराल का मतलब क्या हो गया, जब अर्थव्यवस्था में जो समग्र मांग है वो कम होती है किसकी तुलना में, समग्र पूर्ति की तुलना में। इसका मतलब जब मांग तो क्या है, समग्र मांग कम है और समग्र पूर्ति जो है वो ज्यादा होती है, किसको बताती है, अविस्फीतिक अंतराल को। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है न्यून मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मौद्रिक उपाय किए जाते हैं। ठीक है, मौद्रिक नीति जो होती है उसमें बैंक दर को कम किया जाता है, नकद कोषानुपात कम कर सकते हैं सीआरआर को, फिर खुले बाजार की जो प्रतिभूतियां होती हैं उसमें जो प्रतिभूतियां होती हैं उनको खरीदा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे सारे ऑप्शन जो है वो सही है। क्या आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। ठीक है, पूंजी खाते के अंतर्गत क्या आ जाएगा आपका, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, कैपिटल अकाउंट में आपका एफडी आ जाएगा, जो गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं, प्राइवेट ट्रांजैक्शन होते हैं, उन सभी को लिया जाता है। अगला है मांग की लोच कितने प्रकार की होती हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कितने प्रकार की होगी, 5 प्रकार की। ई इक्वल टू इनफाइनाइट अनंत होती हैं, इक्वल टू 0, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए पूरे राष्ट्र की आय का, पूरे राष्ट्र के कुल उत्पादन का, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार का। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी। इन सभी का जो अध्ययन है वो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाएगा। नेक्स्ट है मुद्रा विकास का क्रम, सही अनुक्रम कौन सा है। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था में क्या थी, लेन देन वस्तुओं के रूप में किया जाता था, वस्तु मुद्रा आई। उसके बाद में धातु मुद्रा का प्रयोग किया जाने लगा, फिर पत्र मुद्रा और फिर साख मुद्रा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो अल्पकाल से संबंधित हैं। ठीक है, शॉर्ट रन से, जिसमें उत्पादन का एक साधन स्थिर होता है और दूसरे साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा व्यय एक पुल निर्माण में होता है। अब देखिए पुल निर्माण के ऊपर जो खर्चा किया जाएगा वो एक तरह से क्या होगा, पूंजीगत व्यय के अंतर्गत सम्मिलित होगा, क्योंकि पुल का जब निर्माण किया जाएगा तो ये एक तरह से क्या होगा, सरकार के लिए संपत्ति, एसेट क्रिएट कर रहा है, संपत्ति का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पूंजीगत व्यय कहेंगे। नेक्स्ट है अदृश्य मदों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, जो इनविजिबल आइटम है उनमें किसको लिया जाएगा, तो बैंकिंग है, ठीक है, कम्युनिकेशन सूचना या संचार हो गया, फिर जहाज रानी शिपिंग, ये सारे एक तरह से क्या हैं, अदृश्य मद्दे हैं, इनविजिबल आइटम्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होगी जहां पे क्या होगा, वस्तु की मांग और पूर्ति क्या होगी, बराबर होगी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एकाधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एकाधिकार में फर्म कीमत निर्धारक होती है, बिल्कुल सही है। और एकाधिकार में कीमत विभेद हो सकता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये भी सही है। मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, ये भी सही है, ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट है व्यापार संतुलन का अर्थ होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर हम बात करें तो इसमें केवल वस्तुओं का जो आयात निर्यात है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को लिया जाएगा। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो किसके साथ में संबंधित है, वस्तुओं के आयात और निर्यात के साथ में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट
बजट प्राप्तियों के संगठक निम्नलिखित में से कौन है? बजट प्राप्तियां होती हैं उसको हम दो भागों में बांटते हैं, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो बजट रिसिप्ट्स होती है उसमें क्या आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी लिया जाएगा और कैपिटल रिसिप्ट्स भी लिया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? बिल्कुल सिंपल सा है कि जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हैं एमपीसी और सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस, इन दोनों की जो टोटल हैं वो कितनी होती हैं, 1 के बराबर होती हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।